गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम। स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में हमने कुछ ग्रामर का टॉपिक देखा था। फिलहाल अभी आज हम कोई भी नया टॉपिक लेके आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, बल्कि हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन लेसन के सारे सारांश को रिवीजन को कंप्लीट किया है, उसी प्रकार आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इसी लेसन के रिवीजन और क्वेश्चन आंसर, यानी ये जो हमारे लेसन है इसके क्वेश्चन आंसर हम रिवाइज करने वाले हैं। अभी तो हमारे सारे लेसन ठीक से हुए, 3 जो लेसन हुए हमारे, फिलहाल 4 भी हुए, चौथा भी हुआ है जो पोयम है। यहाँ पे हम हमारे 2 लेसन के क्वेश्चन आंसर का क्लियरेंस देखेंगे। सबसे पहले हमारी जो कविता है पाठ क्रमांक 1, एक ध्वनि, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। उन्होंने इस कविता में क्या क्या बताया है ये आपको पूरी तरह से बहुत अच्छी तरीके से याद है, फिर भी 4 लाइन में मैं आपको क्लियर करती हूँ। ध्वनि कविता में कवि ने खुद के अंतर मन की आवाज़ दर्शाई है, यानी कवि का जो मानना है कि अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, यानी हो सकता है, क्योंकि अभी अभी तो उनके जीवन में वसंत का आगमन हुआ है। वसंत में जिस प्रकार प्रकृति में बदलाव आते हैं, यानी बिल्कुल उसी प्रकार अभी उनके जीवन में आशावादी बदलाव आने लगे हैं, है ना। किस प्रकार आने लगे हैं, क्या है, ये तो सब कुछ हमने देखा है। इसके साथ साथ ही अब हम देखने वाले हैं इस कविता के प्रश्न उत्तर। तो चलो देखते हैं क्या है। ये रहे हमारे इस कविता के क्वेश्चंस। अभी इस क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको यहाँ पे बताने ही वाली हूँ। तो देखो क्या है। पहला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। देखो छात्रों, कवि को ऐसा क्यों लगता है, ऐसा विश्वास क्यों है कि अभी उसका अंत तो नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो, कवि को ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसके वन रूपी जीवन में अभी अभी तो वसंत आया है। जिस प्रकार वसंत के आगमन पर प्रकृति खिल उठती है, वैसे ही उसके मन में भी नया जोश और उमंग है। वह अपने जीवन में नए नए कार्य करके अपनी आभा वसंत की भांति चारों ओर फैलाकर यश कमाना चाहता है। देखो छात्रों, यहाँ पे क्या बताया है कवि ने। कवि ने ये यहाँ पे कहा है कि उनका जो वन रूपी जीवन है, वन रूपी यानी क्या छात्रों, तो वन रूपी यानी ये कि बहुत ही उसाड़ हुआ जंगल की तरह, बिल्कुल उदास, जिसमें कोई आशा की किरण नहीं, बिल्कुल उसी प्रकार का उदास उनके जीवन में। अभी अभी तो वसंत आया है कह रहे हैं। वसंत आया है यानी कि क्या छात्रों, वसंत क्या है, एक ऋतु है, और उसके आने से क्या हुआ ये भी यहाँ पे बताया है। जिस प्रकार वसंत के आगमन पर प्रकृति खिल उठती है, वसंत के आगमन पर प्रकृति खिल उठना यानी क्या कि जब वसंत ऋतु आता है तो चारों ओर हरियाली हरियाली छा जाती है, पेड़ों पे बहुत अच्छी कलियां खिलने लगती है, बहुत सारे फूल खिल जाते हैं। तो कैसा हमारा जो वातावरण है वो किस प्रकार हमें भाता है, बिल्कुल उसी प्रकार क्या कह रहे हैं लेखक कि उनका मन भी नया जोश और नई उमंग लेके आया है कि जिस प्रकार वसंत
आने के बाद, वसंत ऋतु के आने के बाद हमारे वातावरण में खुशहाली यानी हरियाली छा जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार मेरे मन में भी आज जोश और उमंग आया है। वह अपने जीवन में नए नए कार्य करके अब उनकी आभा वसंत की भांति चारों ओर फैलाकर यश कमाना चाहता है। देखो यहाँ पे क्या बताया है कि वह अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, नए नए कार्य करके अब उनकी आभा जो है वो वसंत के भांति यानी वसंत की तरह चारों ओर फैलाकर यश कमाना चाहते हैं। देखो यहाँ पे कवि ने 3 पॉइंट छात्रों क्लियर किए हैं। आपको भी उन्हीं 3 पॉइंट को याद रखना है, तो आपको ये आंसर अपने आप याद रह जाएगा। जैसे पॉइंट के थ्रू बताया जाए तो मैं बताती हूँ। पहला सेंटेंस आपको लिखना है, कवि विश्वास की अंत अभी नहीं होगा ये क्यों कहता है, क्योंकि उनके वन रूपी जीवन में अभी वसंत आया है। क्लियर। पहला। सेकेंड वाले पॉइंट में क्या लिखोगे, जिस प्रकार वसंत का आगमन हुआ है, आगमन होने पर प्रकृति खिल उठती है, उसी प्रकार उनके मन में भी नया जोश और उमंग उठा है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जीवन में नए नए कार्य करके उनकी आभा जो है वो वसंत की भांति चारों ओर फैलाना चाहता है और यश कमाना चाहता है। आया समझ में? बहुत इजी है हमारा पहला आंसर। ओके, तो चलो पहला आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम अभी देखते हैं सेकेंड वन। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए, सेकेंड क्वेश्चन ठीक से देखो, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए, अनंत यानी जिसका अंत कभी होता नहीं, प्रयास करता है यानी बहुत सारे प्रयत्न करता है। ओके, आए शब्दों के अर्थ समझ में आपको? तो चलो इसका आंसर देखते हैं। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें प्रभात के होने का एहसास करवाना चाहता है। प्रभात का होने का एहसास यानी ये कि अगर आज अंधेरा है पर रोज की रोज प्रभात होती है यानी सुबह होती है। एहसास, अगर यहाँ पे मैं जो प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ एहसास का, वो कहते टाइम पे मैं एहसास बोल रही हूँ, पर आपको लिखना क्या है, अहसास। अंडरस्टैंड? देखो कि वो क्या कहते हैं, कवि उन्हें प्रभात के होने का एहसास करवाना चाहते हैं। वह अपने हाथों के कोमल स्पर्श से उनका आलस्य, प्रमाद एवं निराशा दूर करके उन्हें चिरकाल तक खिले रहने के लिए प्रेरित करता है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो अपने हाथों से, अपने कोमल स्पर्श से उन फूलों का आलस्य, जो प्रमाद है, जो उनमें जो निराशा है, उसको वो कायम क्या करने वाले हैं, दूर करके रखने वाले हैं और उनमें चिरकाल तक खिले रहने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। उनकी चाह है कि वे फूल सदैव आभा, सौंदर्य और सुषमा की छटा वातावरण में बिखरते रहे। अभी देखो इस आंसर में आपको एक उदाहरण में बता देती हूँ, फिलहाल वो लिखना नहीं है, आपको सिर्फ आंसर समझने के लिए फ़ायदेमंद होगा। जिस प्रकार कवि यहाँ कहना चाहता है ना कि फूल को चिरंतक काल यानी चिरकाल, जो अनंत तक काल है, उसे खिल के कैसे रहे वो, तो वो ऐसा है कि जब भी कोई बीज आप रोते हो तो क्या होता है, उसमें से पेड़ आता है। करेक्ट?
उस पेड़ को क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद फूल यानी कलियाँ, स्टार्टिंग में तो कलियाँ लगना शुरू हो जाती है, फिर उस कलियाँ का क्या बनता है, फूल बनते हैं, फिर फूल मुरझाने के बाद क्या हो जाते हैं, फिर से ज़मीन पे गिर जाते हैं, है ना। अगर आप उसको बीच में से ही तोड़ दो तो वो एक ही दिन में मुरझा जाएगा। अगर आप पेड़ पे रखो तो कम से कम 4-5 दिन के लिए तो रहेगा, फिर वो नीचे गिर के क्या होगा, फिर वो बीज ज़मीन के अंदर चला जाएगा, है ना। ये प्रोसेस होती रहेगी और वैसे ही पेड़ आते रहेंगे और आगे वैसे ही फ्लावर्स आते रहेंगे। तो इसी उदाहरण के रूप में यहाँ पे जो आंसर है उसको बताया है कि फूलों को अनंत तक विकसित रखने के लिए उन्हें प्रभात के होने का एहसास दिलाना है। वह अपने हाथों से कोमल स्पर्श से उस फूलों का जो मुरझाने, वो मुरझाते हैं यानी वो आलस्य या निराश हो जाते हैं, ऐसा मतलब यहाँ पे कवि ने लिया है। पर उनको मुरझाना नहीं है, उनको आलस्य निराशा नहीं रखनी है, उनको वो दूर हटानी है और क्या करना है, चिरकाल तक खिले रहने के लिए उनको प्रेरित करना है। आए समझ में। और उनकी चाहत है कि वे फूल सदैव अपनी आभा, सौंदर्य और सुषमा की छटा वातावरण में बिखरते रहे। सुषमा की छटा यानी क्या, यानी एक खाद फूल हम जब देखते हैं तो वो इतना खूबसूरत और इतना प्रसन्न हो कि वो वहाँ से मुरझा क्यों ना जाए, फिर भी हम क्या करें कि उसकी याद हमें हमारे माइंड में हमेशा के लिए ताज़ा रखें, यानी उनकी जो छटा है वो हमारे वातावरण में हमेशा के लिए वैसे ही रहे। ओके, आ रहा है समझ में ना। तो चलो आगे देखो। अभी ये हुआ हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन। हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। कवि पुष्पों की तंद्रा, तंद्रा यानी क्या, तंद्रा यानी नींद से बोझिल हुआ, यानी बहुत ही नींद में आलस्य में है, उसे हम क्या कहते हैं, तंद्रा। ओके, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। अभी देखो, कवि यहाँ पे पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए क्या करना चाहता है। तो कवि अपने हाथों के सुधा स्पर्श से, सुधा यानी अमृत रूपी, बहुत ही खुशी से, बहुत ही प्रसन्न से, कवि अपने हाथों के सुधा स्पर्श से पुष्पों की नींद और आलस्य को मिटाकर उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभामय व पुष्पित करना चाहता है। क्या करना चाहता है, उनको प्रसन्न, प्राणवान यानी उनमें बहुत सारी जान डालने वाले हैं, कि उनको चुस्त बनाने वाले हैं। इस प्रकार कवि अपने हाथों से उनको प्यार जता रहे हैं। ऐसा करने से उनका क्या उद्देश्य है कि वो धरा पर जरा भी आलस्य, प्रमाद और निराशा व मायूसी का निशान तक न रहे। वह हर और वसंत की भांति हरियाली, सौंदर्य, खुश यानी सुख और आनंद की अनुभूति चाहता है। क्या कह रहा है यहाँ पे कवि, देखो, वो फूलों को अपने अमृत रूपी हाथ से स्पर्श करके उनकी पूरी नींद और आलस्य को मिटाना चाहता है, और आलस्य और नींद को मिटा के क्या करना चाहता है, उनको चुस्त, प्राणवान और पुष्पित करना चाहता है। ऐसा करने से उसका उद्देश्य है कि धरा पर जरा भी यानी उन पर जरा भी आलस्य, प्रमाद, निराशा और मायूसी का निशान तक ना हो, बल्कि उनके और सिर्फ वसंत की भांति यानी वसंत की तरह हरियाली, सौंदर्य और बिल्कुल उन फूलों की तरह कवि अपना मन आनंद और सुखी अनुभूति करना चाहता है।
आ रहा है ना समझ में मैं जो कुछ बता रही हूँ आपको? हाँ, ठीक से समझ के लेना। फिलहाल आपके पास तो नोटबुक आपके सामने ही है, आपके सामने क्वेश्चन आंसर भी है। सिर्फ सारे शब्दों के अर्थ क्लियर करो, उन आंसर्स को समझ के ले लो। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने अपने जीवन की तुलना वसंत से क्यों की है? कवि ने अपने जीवन की तुलना वसंत से क्यों की है? तो देखो इसका क्या आंसर है। कवि ने अपने जीवन की तुलना वसंत से की है क्योंकि वह अपने जीवन को वसंतमय बनाकर यानी वसंत की तरह बनाकर अनंत काल तक जीने की इच्छा रखता है। यानी वो वसंत रूपी उन अपने मन को भी अनंत काल तक क्या करना चाहता है? जीने की इच्छा रखना चाहता है। अर्थात जिस प्रकार वसंत के आते ही वातावरण रसमय हो जाता है, यानी कि वसंत के आते ही जो हमारा क्लाइमेट यानी वातावरण जो है वो जैसे हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार उन अपने कार्यों से यानी कवि अपने कार्यों से इस संसार में यश की प्राप्ति की चाह करके अनंत तक जीना चाहता है। यानी कवि भी क्या करना चाहता है? अनंत काल तक जीना चाहता है। आया समझ में? यहाँ पे क्या बताया है उन्होंने? वसंत के साथ ही अपने जीवन की तुलना क्यों है, बाकी ऋतुओं के साथ क्यों नहीं की है? क्योंकि एक वसंत ऐसा ऋतु है कि जब भी आता है तो बहुत ही प्रसन्नता और हरियाली लेके आता है, वो भी चारों ओर। और उसी प्रकार कवि को भी अपना जीवन सुखी यश प्राप्ति हमेशा के लिए रखना है, इसलिए वो वसंत ऋतु को ही अपने साथ तुलना में ले रहे हैं। आया समझ में? कि उनकी जीवन की तुलना और वसंत ऋतु की तुलना किस प्रकार हुई है, आया होगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में। तो चलो हमारा लास्ट वन जो क्वेश्चन है यहाँ पे इस कविता का, वो क्या है देखते हैं। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? तो क्या संदेश मिलता है? तो चलो देखते हैं। इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन से सारी सृष्टि खिलकर मनमोहक बन जाती है। मनमोहक यानी बहुत ही प्रसन्नता के रूप से, आनंद रूप से, वैसे ही मन को मोहने लेने वाली, मन को मोह करने वाली हो जाती है। उसी प्रकार हमें भी अपने श्रेष्ठ कार्यों से समाज, राष्ट्र व विश्व को आभामय बनाना चाहिए। ऐसे कार्य करने चाहिए कि सभी हमारा यशगान करें। देखो क्या कह रहे, क्या संदेश मिल रहा है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु चारों ओर हरियाली फैलाता है और उस हरियाली को, उस सृष्टि को देखकर हमारा मन मोहक बन जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार लेखक क्या कह रहे हैं कि हमें भी अपने श्रेष्ठ कार्यों से इस समाज को, इस राष्ट्र को और इस विश्व को भी आभामय बनाना चाहिए। ऐसे कार्य करने चाहिए कि सभी हमारा यश गान करे। यश गान करे यानी कि सभी लोग हमारी यश की गाथा करे, सभी लोग हमारे यश के बारे में ही बोलते रहे। तो छात्रों, आपको यहाँ तक क्वेश्चन आंसर हमारे लेसन नंबर 1 की भी समझ में आई होगी, है ना? तो चलो अब हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन आंसर ज़रूर देखेंगे, पर इसके पहले हम लेसन नंबर 1 में जो हार्ड वर्ड है उसको देखते हैं। मृदुल, मृदुल यानी मृदिल बोलते हैं, मृदिल, तो इसको हम कोमल कहते हैं। मृदुल का मतलब होता है कोमल।
बसंत यानी एक ऋतु है, ये तो आप जान ही गए हो। इसी के साथ पात, पात ये शब्द इस कविते में पेड़ के पत्ते के लिए है। गात, गात अक्सर यहाँ पे छात्र कंफ्यूज होते हैं कि गात का मतलब गाना लेते हैं या कोई गीत लेते हैं, पर नहीं, यहाँ पे गात का मतलब शरीर है। कर, कर यानी हाथ, ये आप तो पहले से जानते हो। निद्रित यानी सोई हुई। तंद्रालस यानी नींद में बोझिल। सहर्ष, सहर्ष का मतलब है खुशी से। अनंत, अनंत यानी जिसका समापन नहीं, यानी जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनंत। ओके, अब आए समझ में। इन्हीं सारे शब्दार्थों के साथ हम अभी आगे क्या लेने वाले हैं पता है? क्या लेंगे? अभी इसी शब्दार्थ के साथ हम आगे की भी लेसन की शब्दार्थ क्लियर करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा पाठ क्रमांक 2, लाख की चूड़िया। इस पाठ के शब्दार्थ हम पहले देखते हैं क्या है। बेलन नुमा, बेलन नुमा यानी गोलाई कर। बेलन यानी क्या? आपकी माँ जो चपाती बनाती है ना, बेलती है ना, तो किससे बेलती है? बेलन से ही बेलती है ना। वो किस प्रकार होता है बेलन? ये आपको पता है, एकदम गोलाकार। बिल्कुल उसी प्रकार ये जो गोलाई कर बताया है वो बेलन की तरह ही रहता है। बेलन नुमा यानी बेलन की तरह। मुंगेरिया, मुंगेरिया का अर्थ क्या है? तो देखो, लकड़ी का गोल गुटका, लकड़ी का गोल गुटका यानी इसी बेलन नुमा आकार वाले उस लकड़ी को बोला है जहाँ पे वो चूड़ियाँ बनाता था। मणिहार, मणिहार का मतलब है चूड़ी बनाने वाला, यानी जो चूड़ी बनाने वाला है उसी को हम क्या कहते हैं? मणिहार। लोहे लगाना, लोहे लगाना का मतलब क्या है? लोहे लगाना का मतलब है कठिनाई। अवधि, अवधि यानी समय। सृष्टि पटल, सृष्टि पटल का मतलब क्या है? यादाश्त, यादाश्त मतलब याद। देखो, जैसे कोई पुरानी बात आपको अभी याद आ जाती है तो वो हमारी स्मृति पटल रहती है, यानी कहीं तो हमने अपने माइंड में उसको सेव किया है, तो उसे हम स्मृति पटल कहते हैं। भापली, भापली यानी भांपली यानी पहचान ली। आप में जो मन में सोच रहे हो और सामने वाला उस बात को करेक्ट आपको बता देता है कि तू ये सोच रहा है क्या, यानी उसने क्या किया? आपके मन की बात को भाप लिया। लहक कर, लहक कर का मतलब क्या है? खुश होना। लहक कर यानी खुश होना, कि बहुत खुश हो जाते तो क्या कहते हैं कि मैंने लहक कर कहा, ऐसे कुछ तो। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अभी हमारे प्रश्न उत्तर स्टार्ट हो गए हैं, तो क्या है देखते चलो। पहला क्वेश्चन, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? आए समझ में? तो चलो देखते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, दोनों को क्लियर करना है। एक तो वो अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता है और दूसरा वो मामा की जगह काका क्यों कहता है। तो देखो क्या है, सबसे पहले कि वो अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता है, इसे देखते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के घर चाव से जाता था क्योंकि वहाँ बदलू नामक एक मणिहार जो चूड़ियाँ बेचने वाला था, उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता। क्यों जाता वो? क्योंकि वो जो बदलू है, वो जो मणिहार है,
वो क्या करता, लाख की रंगी बिरंगी गोलियां बनाकर लेखक को देता। ये गोलियां इतनी सुंदर होती थी कि कोई भी बच्चा इनकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता था। देखो, ये गोलियां इतनी सुंदर होती थी कि कोई भी बच्चा इनकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है ना ये बात। अगर आपके पास कोई है और कोई उसको देख के लेने की कोशिश करता है, यानी आपकी चीज़ बहुत अच्छी है इसलिए सामने वाला उसको देखता रहता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल यहाँ पे लेखक का भी यही था कि उसको जब ये गोलियां मिलती तो सारे बच्चे उसकी ओर आकर्षित हो जाते। और ये रहा हमारा, इसलिए उसको गाँव, मामा के गाँव जाने के लिए बहुत चाव से वो चला जाता। और सेकेंड वाला कि बदलू को वो मामा की जगह बदलू काका क्यों कहता। तो देखो यहाँ पे क्या बताया, वह बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका नाम से ही पुकारते थे। आए समझ में? क्यों कहता था वो बदलू काका? क्योंकि उस गांव के सारे बच्चे उनको बदलू काका ही कह के पुकारते थे। ओके, तो चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? देखो, वस्तु विनिमय क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान करना। पहले लोग एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु ले लेते थे। जैसे बदलू लोगों से चूड़िया के बदले, यानी चूड़ियों के पैसे के बदले आवश्यक का सामान ले लिया करता था। यही वस्तु विनिमय पद्धति है। आ रहा है समझ में आपको मैं क्या कह रही हूँ? आपने सुना होगा कि पहले लोग क्या करते थे, यानी बहुत पहले। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? देखो, वस्तु विनिमय क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान करना। पहले लोग एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु ले लेते थे। जैसे बदलू लोगों से चूड़िया के बदले, यानी चूड़ियों के पैसे के बदले आवश्यक का सामान ले लिया करता था। यही वस्तु विनिमय पद्धति है। आ रहा है समझ में आपको मैं क्या कह रही हूँ? आपने सुना होगा कि पहले लोग क्या करते थे, यानी बहुत पहले के लोग, जब पैसे बहुत कम तरीके के होते थे तो लोग क्या करते थे उस टाइम पे। देखो, सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि एक किसान है, वो खेती करता है तो उनके पास धान बहुत होते हैं। और एक सपोज चप्पल बेचने वाला हो या चप्पल को सिलाने वाला हो, तो वो किसान के पास जाएगा तो उसकी चप्पल सिला के देगा। तो किसान उसको पैसे नहीं देगा, बल्कि पैसे की जगह वो चप्पल वाला उसको खाने के लिए धान्य की ज़रूरत रहती है, रोटी के लिए, इसलिए वो उनसे धान्य लेगा। यानी क्या हुआ, उसने उसका काम करवाया और उसके बदले वो अनाज लेके गया, है ना। इसे कहते हैं आदान प्रदान, यानी वस्तु विनिमय का व्यवहार। एक वस्तु को देना, दूसरी वस्तु को लेना, क्योंकि उस टाइम पे पैसे ज़्यादा चलने से लोग इसी प्रकार काम चलाते थे। अभी हुआ वस्तु विनिमय क्या है, और इसके साथ साथ ही विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। अभी प्रचलित का मतलब क्या है? तो प्रचलित मतलब है कि प्रचलित का मतलब ये होता है कि अभी क्या चालू है, अभी की चालू जनरेशन के बारे में बताना है, क्या पद्धति है। तो हम लोग इसे करते हैं क्या? अभी वो एक वस्तु दे के दूसरी खरीदते हैं क्या? नहीं ना। तो हमारी विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है?
तो वही बतानी है। विनिमय की प्रचलित पद्धति यानी क्या? जैसे कि हमने देखा प्रचलित यानी फेमस, यानी कि क्या कहना है यहाँ पे कि विनिमय की प्रचलित पद्धति, फेमस पद्धति जो अभी की है वो, जैसे कि वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति मुद्रा है। हम कोई भी चीज़ जब खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले पैसे देते हैं फिर ही आपको चीज़ मिलती है ना। तो बिल्कुल उसी प्रकार क्या है कि यहाँ पे हमें पहले पैसे देना है और फिर वस्तु लेनी है, बल्कि वस्तु देके वस्तु नहीं लेनी है, क्योंकि अभी की वो प्रचलित पद्धति नहीं है। अभी सिर्फ धन हमारी जो है वो प्रचलित पद्धति है। ओके, तो आपको यहाँ पे वो ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया? चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। मशीनी युग के कितने हाथ काट दिए हैं? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? देखो यहाँ पे लेखक ने बताया है कि किस व्यथा के और संकेत किया है। देखो, मशीनी युग ने कितने हाथ काटे हैं, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हाथ से किए जाने वाले उद्योग धंधे मशीनी द्वारा किए जाने लगे हैं। ऐसे में हाथ से काम करने वाले लोग या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर क्या कर रहे हैं, अपने पैतृक यानी पैतृक पूर्वजों की कार्यों को छोड़कर दूसरे कार्य करने के लिए मजबूर हुए हैं। आया समझ में कि क्या कहा है यहाँ पे लेखक ने कि मशीनी युग आने के बाद हाथ कैसे काटे? हाथ काटे यानी इसका मतलब ये है, जब लोग हाथ से बनाने वाली जो चीज़ें हैं उसको जब मशीन बनाना शुरू कर दी, तो जब मशीन ने ये चीज़ें बनाना शुरू कर दी तो लोगों को कुछ काम ही नहीं रहा, इसलिए ये पहले तो बिना काम के बन गए और फिर मजबूर होकर उन्होंने पूर्वजों की जो कुछ भी अपने कार्य थे उसको छोड़ के मजबूरी से दूसरे कार्य करना शुरू कर दिए। देखो जाहिर सी बात है, जहाँ पे मशीन में 10 लोगों का काम अकेली मशीन कर देती है, फिर उन 10 लोगों का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, फिर वो बेरोज़गार बन जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पे इस लेसन में भी बताया है कि इस पार्ट में भी अब लेखक को यह पता चला है कि क्या कि बदलू की हाथ से बनने वाली लाख की चूड़ियों का स्थान मशीन से बनने वाली कांच की चूड़ियों ने ले लिया है। तो वो बहुत ही दुखी हो गया, क्योंकि अभी बदलू को कुछ काम भी नहीं रहा गया है ना। सेम देखो यहाँ पे कि जब कांच की चूड़ियाँ बनाने वाली मशीन आई तब बदलू की चूड़ियाँ लेने के लिए कोई भी नहीं आने लगा, इसलिए वहाँ पे बदलू का काम पूरी तरह बंद हो गया। ऐसे ही हुआ ना। तो यहाँ पे मशीनी युग ने हाथ काटे, इसका मतलब कि मशीन तो स्टार्ट हो गई पर लोगों के काम कुछ नहीं रहे, इसलिए यहाँ पे ऐसे कहा कि हाथ काट दिए गए। आया समझ में आपको कि लोगों के हाथों का काम अभी मशीन करने लगी, इसलिए उनके हाथों के काम लोग जो पूरी तरह बेरोजगार बन गए और अपने व्यापार को कार्यों को छोड़ के वो जो काम उनको मिलने लगा वो मजबूरी में करने लगे। और इस पार्ट में भी लेखक को भी पता चला कि बदलू का काम भी अब चला गया है, क्योंकि लाख की चूड़ियों का स्थान अब किसने लिया? कांच की चूड़ियों ने लिया है। इसलिए वो बहुत ही दुखी है, बदलू बहुत दुखी हो गया है। आया समझ में आपको यहाँ तक? तो चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या है? बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह गई? देखो क्या है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रही? मशीनी कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ जाने से बदलू की लाख की चूड़ियाँ अब कोई न खरीदता था, इसी कारण उसका चूड़ियों का काम
बंद हो गया। यही व्यथा थी कि जिसे बदलू लेखक को समक्ष छिपा रहा था। देखो क्या व्यथा थी कि जब लेखक बदलू जी को मिलने जाते हैं, बदलू काका को उनके मिलने जाते हैं, तो वहाँ जाने के टाइम पे वो अपना दुख बदलू से छिपा रहे थे, अपने मन की बात बदलू खुद लेखक से छिपा रहा था। पर लेखक ने उस जो कुछ छिपा रहे थे उस व्यथा को लेकर पहचान गए थे। वो क्या थी कि मशीनी कांच की चूड़ियों का जो चलन था अब वो बहुत बढ़ गया था। लाख की चूड़ियाँ अब कोई खरीद नहीं रहा था, इसी कारण उसका चूड़ियों का काम बंद हो गया। यही व्यथा थी जिसे बदलू लेखक के समक्ष छिपा न सका। आए समझ में कि लेखक को बदलू से वो बात छिपाने भी नहीं आई। ओके, तो चलो आगे का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो मशीनी युग से बदलाव क्या आया कि बदलू एक मणिहार था, अर्थात चूड़ियाँ बनाने वाला। यानी क्या था? बदलू एक मणिहार अर्थात चूड़ियाँ बनाने वाला था। उसकी बनाई लाख की रंगी बिरंगी चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध थी, इतनी प्रसिद्ध कि गांव के साथ साथ दूसरे गांवों की औरतें भी उनके पास चूड़ियाँ लेने के लिए आती थी। अचानक मशीनी युग आने से मशीन पर बनी कांच की चूड़ियाँ अधिक बिकने लगी और बदलू की चूड़ियाँ सबने लेनी बंद कर दी। ऐसा होने पर उसका पैतृक पेशा जाता रहा, उसे अपना काम ही बंद करना पड़ा। अब मरहम प्रसन्नचित्त, वो हर दम पूरी तरह प्रसन्नचित्त रहने वाला बदलू मन ही मन व्यतीत रहने लगा। देखो क्या बताया है यहाँ पे कि बदलू तो एक मणिहार था, आप जानते ही हो, यानी कौन सी? लाख की चूड़ियाँ बेचने वाला। मणिहार यानी चूड़िए वाला। तो उसकी बनाई जो रंगी बिरंगी चूड़ियाँ थी वो इतनी फेमस थी कि सिर्फ उनके गांव के लोग ही नहीं बल्कि उनके बाजू के गांव के जो भी स्त्रियाँ थी वो भी उनके पास चूड़ियाँ लेने के लिए आती। पर अचानक से क्या हो गया, जो मशीन द्वारा कांच की चूड़ियाँ जो बनाने की अभी प्रोसेस शुरू हो गई उसके बाद, यानी कांच की चूड़ियाँ जब मशीन से बनने लगी तो सारे लोग उनके ऊपर, यानी सारी स्त्रियाँ वही कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी। अभी वही शादी अधिक बिकने लगी। फिर क्या हुआ? बदलू की चूड़ियाँ सबने लेनी ही बंद कर दी। अब बदलू की चूड़ियाँ ही लेने के लिए कोई नहीं आता, तो बदलू उनका जो कुछ पेशा है तो उसको चालू रख के भी क्या करेगा, इसलिए उसने उसका काम पूरी तरह क्या किया? बंद करवा दिया। और फिर वो हर दम प्रसन्न चित्त रहने वाला बदलू मन ही मन व्यतीत रहने लगा। यानी जब उसका बहुत ही अच्छे से उसका व्यापार जब चलता था चूड़ियों का तो वो बहुत प्रसन्न रहता था, पर अब वो मन ही मन में व्यतीत रहता, सोचता रहता कि क्या अभी उनका जो पहले से चले आने वाला जो पेशा था क्या अभी जाके वो आगे नहीं चलेगा। वो बहुत बहुत ही दुखी हो चुका था। आया समझ में? तो छात्रों, हमने सबसे पहले ध्वनि के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर ले लिए। उसके बाद हमने क्या लिया? इसके बाद हमने हमारे सेकेंड वाला लेसन जो लाख की चूड़ियाँ है उसका क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ भी क्लियर कर दिए। अब हम यहाँ पे रुकेंगे। अब देखो इसके साथ ही सारे क्वेश्चन आंसर तो आपको ठीक से लर्न करने ही हैं। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ क्वेश्चन आंसर याद आए होंगे। तो चलो हम अब यहाँ 2 लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके रुकते हैं और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम
फिर से लेसन नंबर 3 और 4 यानी लेसन नंबर 3 और 4 के क्वेश्चन आंसर लेके ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। और हमारा नेक्स्ट वीडियो जब भी चालू होगा तो भी आपको नोटबुक लेके बैठना है, क्योंकि आपके पास सारे क्वेश्चन आंसर्स है और उसको क्या करना है, आपको फिर सामने रख के देखना है और मैं आपको इसी प्रकार उसको भी क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करूँगी। ओके।